अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहावज़िल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। आपका मेरा साथ होगा 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंसाइज करके चीजों को कंक्लूड करने की कोशिश करें। मेरा सब्जेक्ट हमेशा आपकी पसंद का होता है और मेरी कोशिश ये होती है कि वो चीजें, वो बातें, वो लोग जो आप देखना चाहते हैं उनको अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया जाए। तो आज कुछ ऐसे ही सरप्राइज गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम को सच्चे नोट पर शुरू करना चाहती हूं कि आजकल आप देखते हैं हर 2 में से 1 और 3 में से 2 लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानी आपके चेहरों पर आया हो जाती है। मैं जिस नोट पर अपने दिन का आगाज करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उसी नोट को आपसे शेयर किया जाए। जो थॉट मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ वो बेसिकली ये कि जब हम किसी को परेशान देखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड देखते हैं, गुस्से में देखते हैं, जब वो रिएक्ट कर रहा होता है, हमारे बारे में कुछ बुरा भला कह रहा होता है, तो वो जो कह रहा होता है उसकी बजाय ये सोचने की कोशिश करें कि वो किस सिचुएशन में है। जिंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दे। वो एक नया पर्सपेक्टिव जो कि मैंने अपनी लाइफ में ऐड किया है वो ये है कि अगर कोई बंदा चीख चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो मुझ पर क्या कह रहा है, ये मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इसकी बजाय मैं ये सोचती हूँ व्हाट ही इज सफरिंग फ्रॉम बेसिकली। उनके पास एनवायरनमेंट क्या है, उनके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, वो किस तरह की मुश्किलात से दो चार हैं, उनका कॉग्निटिव प्रोसेस कितना तेज चलता है, वो क्या सोचते हैं, किस बारे में, किस एंगल से वो जिंदगी को लेते हैं, या उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है बेसिकली वही बता रहा होता है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं इस मुआशरे में, सोसाइटी में। तो इस पर्सपेक्टिव से लोगों को देखना शुरू करें। ये मत देखें कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, ये मत देखें कि वो किस तरह से गुस्सा कर रहे हैं, ये देखें कि उसके पीछे थॉट क्या है, उन्हें समझने की कोशिश करें। और खास पे उन लोगों को जो आपके बहुत प्यारे हैं, आपसे मुंसलिक हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ये गुस्सा हमेशा ताल्लुकात को खराब कर देता है। इसीलिए जब इस्लाम में एक चीज को हराम कहा गया तो उसको हराम रहने दें, अपने आप इस चीज को हावी या तारी करने की कोशिश ना करें। तो लोगों को समझे ताकि वो आगे से आपको अच्छे से रिएक्ट कर सके, अच्छे से समझ सके। तो आज के प्रोग्राम को इस नोट पर शुरू करते हैं कि आज के सारा दिन में आपने ये कोशिश करनी है कि आपने गुस्सा नहीं करना। एक्शन का रिएक्शन कभी भी इमीडिएटली नहीं देना। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो रद्द अमल फौरी देना छोड़ दें, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो प्यार हो, फौरी रद्द अमल नहीं देना चाहिए। मेरे साथ जो पल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड, इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है रमूज अली कलंदरी साहब, इन्हें कहते हैं, सूफी गुलकार है और मेरे ख्याल से मैंने इनका नाम सही प्रोनाउंस किया। रमूज है ना सर? जी बिल्कुल। तो देखिए मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर देखिए, पीपल आर कॉन्शियस अबाउट देयर नेम एंड डेजिग्नेशन, तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से नाम प्रोनाउंस करूं। और माशाल्लाह इनकी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी है, इनका काम कैसा है उसके बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे। और आजकल की अदाकारी में किस तरह की चीजों की इनोवेशन की जरूरत है वो भी इनसे डिस्कस करेंगे। रब्बाना सूफी बैंड के नाम से इनका बैंड है और रब्बाना अल्लाह का नाम है, और किस थॉट के तहत वो ये बैंड को चला रहे हैं, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं हसीब पाशा साहब, इन्हें कहते हैं, और इनका फेस एक वेल नोन फेस है, बचपन का वो फेस जिसे देखने का हमें सबसे ज्यादा इंतजार होता था। ऐनक वाला जिन का एक ऐसा किरदार जिसने 11 साल आपकी स्क्रीन पे आप सबको और हमें एंटरटेन किया है। आज हमारे शो में हमने इनको इनवाइट किया है। खुशामदीद कहते हैं सर आपको। कैसे आप? हाय हाय हाय, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आसान था, मुश्किल तो नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं। टॉपिक तो आज इतना अच्छा टॉपिक है ये जो आप है कि एक नई चीज आई है और ये मेरी जिंदगी में बहुत है। मुझे लगा था कि शायद आपको कुछ ने बता दिया, मैं गुस्सा करता हूँ। मैं जब गाड़ी ड्राइव करता हूँ ना तो मेरे साथ थे हमारे एक दोस्त जिले सुभान, बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। अच्छा। जब गाड़ी ड्राइव करता था तो जो साइकिल वाला, बाइक वाला, तो मैं गर्दन बाहर निकाल के, तुझे नजर नहीं आता और ये अपनी लाइन में हो, तू अंधा हो गया फलाना, तो मुझे कहते थे नहीं पाशा साहब नहीं, इनको कुछ नहीं कहना, चुप कर जाए। ये जब घर से निकलते हैं पता नहीं इनके क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, पता नहीं किन किन टेंशन में होते हैं, सोच में गाड़ी चला रहे हैं वो भी नहीं पता आपको। आप प्लीज आप ना ब्रेक लगा लिया करें, गाड़ी एक तरफ कर लिया करें, इनको कुछ ना कहेंगे। इतनी खूबसूरत बात। और इसी ड्रामे के ऐनक वाले जिनके ये हमीद साहब थे, उनको मैं जब घर से टीवी पे ड्रॉप करता था, लेके आता था, तो एक दिन मुझे कोई प्रॉब्लम हुई हार्ट की। मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमीद साहब कल मुझे कोई प्रॉब्लम हुई हार्ट की, तो मुझे टीवी पे आके कहते हैं कि तुझे हार्ट अटैक नहीं था, तुझे ट्रैफिक अटैक था। क्योंकि जितना मैंने सफर तेरे साथ तय किया ना, तू सबको नाराज होता रहा और तुझे नजर नहीं आता, तो ऐसा कर कहते हैं उसके कंट्रोल करो। अच्छा, आपको पता है आपने एक ऐसा पॉइंट, गुस्से से मैंने बात का आगाज किया, गुस्से से मैंने टॉपिक, गुस्सा तो आज नहीं था, एक अच्छा नोट था, एक अच्छा थॉट था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। लेकिन वाकई ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी बात की जा सकती है उतनी कम है, क्योंकि ये वो आम चीज है जो मेरे और आप में इतनी पाई जाती है। गुस्सा तो हमें ऐसे आता है, चले वो तो आ गया। अब गुस्से के बाद हम जो रिएक्ट करते हैं ना, वो सबसे अहम बात है। आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आ सकते। हमें कोई कुछ कह देना,
تو کھڑا کھڑا ہم اسے ذلیل کر کے جب تک پرانی ساری فرسٹریشن نہیں نکال دیتے ہمارا تو لگتا ہے کہ ہم نارمل ہی نہیں ہوئے. تو ہم جس طرح سے غصے کا اظہار کرتے ہیں وہ غصے سے بھی زیادہ میٹر کرتا ہے. اور ایک بات جو آپ نے کی ٹریفک میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو سویلائزڈ قومیں ہوتی ہیں وہ ٹریفک بڑے کام طریقے سے مینج کرتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے ہم اور آپ جیسے لوگ سب سے زیادہ غصہ ٹریفک پہ کرتے ہیں. تو یہ کام جو ہے اس کو آپ نے آج کے دن کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. سر آپ سے شروع کر دیتے ہیں. ربنا صوفی برانڈ جی تھاٹ نام بہت خوبصورت, آپ کی کیا سوچ ہے اس کے پیچھے؟ سوچ میری بھی ہے اور میرے دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں جو ہمارے بینڈ کے روح رواں بھی ہیں, تو اللہ کا بندہ ان کا نام ہے. انہوں نے کہا تھا یار میرا نام ڈسکلوز نہیں کرنا. تو انہوں نے یہ نام, ہمارے 4-5 لوگ ہیں ہم بینڈ میں, تو سب کے جو انگلش الفابیٹ ہیں ان سے کنسیو کیا تو ربنا صوفی بینڈ بن گیا. کیا بات ہے, خوبصورت. اچھا اس تھاٹ کو جب آپ آگے بڑھائیں گے, اب جو لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو اسپرچولیٹی ہے نا سر, یہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے. صرف مجھے لیم ایکسکیوز لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے کتنے قریب ہے, میں نہیں جانتی کہ کوئی جو ہے وہ کس انٹینسٹی سے اسلام کو, شریعت کو, پاکستان کو, لاہور کے اپنے ارد گرد کے ماحول کو پرسیو کرتا ہے. لیکن ہر کسی میں اسپرچولیٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, صرف اسے ڈگ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, اسے نکالنا ہوتا ہے. ایسے ہی تو اس برانڈ کے تحت جو آپ کے آگے فیوچر پلانس ہے, کس نوعیت کی چیزیں آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں جو لوگوں کو کلک کریں گی؟ ڈیفینیٹلی ہم صوفی کام کو لے کے چلے ہیں, تو صوفی چیزیں ہی لانچ کریں گے. تو اس حوالے سے تیاری بھی چل رہی ہے, اور پھر یہ ہے کہ آگے جو پلان ہے, آگے ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں, مولا علی کا کلام ہے آنے والا, اور اس کے بعد ایک اسی سے ریلیٹڈ اسی ٹائپ کا ایک اور کلام بھی انشاءاللہ جلدی لانچ کرنے والے ہیں. تو آگے تو رمضان بھی آنے والا ہے. جی رمضان کا تو بڑا ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ رمضان میں تو بڑی تیاری ہے ہماری, اللہ کا بھرپور تیاری ہے. اس دفعہ کا رمضان جو ہے وہ پچھلے رمضان سے تھوڑا ان یوزل ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے جو رمضان کووڈ-19 میں گزارے ہیں, اور جو وقت آپ سمجھے کہ 2020 میں ہم نے گزار لیا نا, اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آگے آنے والی زندگی آسان اور سہل ہی ہوگی. میں آپ کی بات سے ذہن میں آ گئی ایک بات کہ جیسے مشکل وقت گزرا ہے, سب پہ گزرا ہے, تو وہ کسی فقیر نے بڑی محبت سے کہا ہے کہ مایوس نہیں ہے شاہ خوباں کے بھکاری, مایوس نہیں ہے شاہ خوباں کے بھکاری, تقسیم کبھی حسن کی خیرات بھی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ خود ہی کارساز ہیں, خود ہی مددگار ہیں, انشاءاللہ خیر ہی ہوگی. انشاءاللہ خیر ہوگی. اور انہوں نے اتنے اچھے اور خوبصورت انسان بھی اس دنیا میں بھیج رہے ہیں جو ہمیں ہنساتے ہیں, ہمیں رلاتے ہیں, ہمیں انٹرٹین کرتے ہیں, اور یہ یقین کریں یہ صدقہ جاری ہے. جب آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں نا, تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو کہ حسیب پاشا صاحب کو جاتا ہے. حسیب صاحب 11 سال ایک طویل عرصہ, لمبا عرصہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے دوبارہ سے اینک والا جن کا سیکول آنا نہیں چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا دوبارہ سے لانچ کرنا چاہیے؟ میں یہی مبارکباد بچوں کو دینا چاہتا ہوں, دیکھنے والوں کو, کہ اینک والا جن ریوائیول ہو رہا ہے. ریٹرن آف نستور, اس کا ہم نے نام رکھا ہے ریٹرن آف نستور, نستور کی واپسی جو ہے. تو اسی حوالے سے 10 ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں وہ دوبارہ, اور اکثر جب بھی 11 سال ہم نے ٹی وی پہ کیا, 10 سال سے لائیو کر رہا ہوں الحمرہ میں فری بچوں کے لیے جن اور جادوگر کے نام سے, تو یوں 21-22 سال سے مسلسل ہم سکرین پر ہیں. اور لوگ یہی کہتے ہیں بچے جی کوئی نیا ڈرامہ شروع کریں. اب اسی نے شروع کیا ہے, شہزاد کیسر ہمارے جو دوست ہیں, اینک والا جن, ریٹرن آف نستور. تو بڑا اچھا انشاءاللہ اس میں زیادہ اینیمیشن ہے. یہ آپ نے یہیں پہ اسی شو میں ریویل کیا ہے کہ یہ سیکول آ رہا ہے. لاہور رنگ کے اس مارننگ شو کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے ریویل کیا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر سے ان کی بات کو سیکنڈ کر کے اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ اینک والا جن کا جو سیکنڈ سیکول ہے وہ دوبارہ سے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آئے گا انشاءاللہ. لیکن سر دیکھیں ایک بات ہے, اب 11 سال پہلے اور 11 سال بعد ایک there is a hell difference kind of thing نا. اب لوگوں کی سینس آف ہیومر ذرا چینج ہو گئی ہے, اب لوگ سمجھتے بھی زیادہ ہے سینس آف ہیومر کو, کامیڈی شوز بڑے سارے ہوتے ہیں, پاکستان میں ڈرامہ انڈسٹری بڑی ڈیولپ ہو گئی ہے. تو اب دوبارہ سے مور پاور کے ساتھ نہیں آنا پڑے گا؟ آپ کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس وقت صرف کروما تھا, ہوا میں اڑ لی ہے, چیزیں غائب ہو گئی. 2-3 پراپس تھے, یہی تھے ہمارا, یہ اسی میں ہم نے سارا ڈرامہ کیا جو ہم نے 301 ساتھ کی ہیں. اس وقت جو جدید آپ کا آ چکا ہوا ہے ہمارا, آپ اسے کیا کہتے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اینیمیشنز ہیں, یہ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ہو, اس سے بہت اعلیٰ ہے. جو میں نے اس میں جو میں نے ریکارڈنگ کروائی ہیں اس کا نہیں تھا, وہ حلوہ تھا, وہ آرام سے 3 کیمرے لگے ہوئے ہم ریکارڈنگ کرتے آگے. اس وقت فلمی سٹائل میں فیصل بخاری صاحب جو ہیں, وہ بہت بڑا ایک نام ہے, بڑے پلے کیے, وہ فیصل بخاری صاحب وہ ڈائریکٹر ہے اس کے, تو اس میں رائٹر بھی بڑے اچھے ہیں. اب مجھے اس کا اپنا مزہ آ رہا ہے. فرق یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ وہی رہتا ہے. بڑے ہم سے پیار کرتے تھے بچوں کی وجہ سے,
आज का बच्चा हमीद साहब हमारे बड़े जब हमारे राइटर थे, जब 100 किस्तें हो गई थी तो उनको एक बड़े सीनियर साहब ने पूछा कि हमीद साहब 100 किस्तें हो गई, ड्रामा कब बंद कर रहे हैं? उन्होंने कहा तुम बच्चे पैदा करने बंद करो, मैं ड्रामा बंद कर देता हूँ। क्या बात है, गुड वन। बच्चे आज भी हमें उसी तरह मिलते हैं, सेम थॉट के साथ, उसी मोहब्बत। वो आज भी जिन जादूगर परियां भूत देखना चाहते हैं, उसकी जिंदा मिसाल मेरा वो ड्रामा है जो अलहमरा में करता हूँ। एक रश होता है, खड़े हुए हैं, बैठे हुए सीढ़ियों पे कि हमें वो दिखा दें, उसमें सारा कुछ दिखाता हूँ। और वहां से मुझे अंदाजा होता है कि बच्चे आज भी जो है ना, हम और आप कहानियां सुनते थे, आज का बच्चा अपने सामने देख रहा है। और जब जो हम दस्तूर की वापसी है, उसमें इतनी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि बच्चे जिस तरह हैरी पॉटर होता था उसके करीब करीब होगा ये ड्रामा। मुझे ये बताएं कि बिल बतौरी होगी साहब? बिल बतौड़ी की जगह हमने दिल बतौड़ी बनाई है, उसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती। दिल बतौड़ी, उसको तो मैं दिल से कहता था, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है। और वाकई वो इतनी मोहब्बत से उसने काम किया कि सगी बहनों से ज्यादा उससे प्यार हो गया था। वो नजर आता था स्क्रीन पे, वो अच्छा आप जब स्क्रीन पे काम करते हैं तो आप सबको मुझसे बेहतर पता होगा, जो देखने वाले व्यूअर्स होते हैं ना, उनकी आंख इस कैमरे की आंख की जैसी होती है। आपने ये देखना होता है कि आप जब स्क्रीन पे कोई केमिस्ट्री देख रहे हैं तो वो बहन भाई की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, मियाँ बीवी, मतलब कोई भी एक एलिमेंट हो, वो नजर आना चाहिए आपकी स्क्रीन पर। और जो हमने केमिस्ट्री इनकी ऐनक वाले जिनमें देखी, वो चीज हम लोग बाकायदा फील भी करते थे बचपन से। तो अब मुझे बताए कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए, तो जो आपने रिवील कर दिया, तो मेरा पॉइंट है कि थोड़ा मजीद भी पूछ लिया जाए। जी बिल बतौड़ी का निमुल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके करीब करीब दिल बतौड़ी उसके हिसाब से हमने एक बनाई है, वो भी अच्छी परफॉर्म कर रही है, मेहनती है। शहजाद कैसर उसमें है, नस्तूर जिन उसमें है, चार्ली मामू आ रहे हैं, इस तरह और जो हमें कैरेक्टर ऐनक वाले जिनका मिलता है वो उसमें हम शामिल करते जाएं। आपके साथ जिन्होंने काम किया उस वक्त में, उनमें से कौन-कौन आप? उनमें शहजाद कैसर, चार्ली मामू। ये दो कैरेक्टर दोबारा से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम देख सकेंगे। अब किस चैनल पे होगा ये आप रिवील कर सकते हैं? ये अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। चलिए ये देखिए, लेकिन अच्छा चैनल होगा इंशाल्लाह। हम यकीन करके टू बी कंटिन्यूड कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप पे आ जाते हैं। देखिए इस तरह की चीजें, और हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है, कीप इन माइंड रखना पड़ता है जब हम व्यूवर्स को एंटरटेन कर रहे होते हैं। वो सूफी कलाम हो, वो एंटरटेनमेंट हो, कॉमेडी हो या कुछ भी हो। अब हमारे लोग काफ़ी समझदार, बाशऊर हो गए हैं, ऐसे ही तो लोग पसंद करते हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल चीज़ों को। तो मजीद आप जो पूरा बैंड है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, फ्यूचर क्या प्लान है इस हवाले से, और जो लॉन्च किया उसका फीडबैक कैसा रहा? पहले तो मैं बताऊंगा बोल फकीर का जो फीडबैक है बहुत अच्छा है अल्लाह के करम से। तो अभी भी आपने बड़ी ठीक बात की है कि लोग, आप एक सटल लेवल देते हैं लोगों को, उसके नीचे फिर आप जा नहीं सकते। यस, उसको फिर आगे बढ़ाना होता है, फिर वापसी का रास्ता कोई नहीं। तो इसकी वजह से खास तौर पे हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखा हुआ है, और उसकी तैयारी में इंशाल्लाह बड़े अच्छे शोरा कराम जो हैं उनके कलाम को प्रेफर कर रहे हैं, और जिसमें काबिल जिक्र है अफजल आजिज साहब, मेरे चूंकि बड़े मोहतरम, मैं बोल फकीरा भी उन्हीं का लिखा हुआ, फिर मियाँ मोहम्मद बख्श अल्लाह रहमा, और वारिस शाह, वासिफ अली वासिफ, इनके अशारी कर रहे हैं। जी जी जी, ऐसे ही ऐसे। वासिफ अली वासिफ का आपने जिक्र किया, तो मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं उन्हें पढ़ती भी हूँ, उन्हें सुनती भी हूँ, और अपनी रियलिस्टिक लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को एक दफ़ा उनके कलाम को, उनकी नसर को जरूर पढ़ना चाहिए। इतनी खूबसूरत बातें, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं, शेर व शायरी नहीं, गजल नहीं, कहानियां नहीं, मुख्तसर। खुशकिस्मत कौन है जो अपनी किस्मत से खुश है, फुल स्टॉप। बड़े बड़े मामलात को उन्होंने कूजे में बंद किया। सर कहते हैं मुश्किल हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा। क्या बात, इतनी अच्छी बातें, मतलब आपकी जिंदगी को कंसाइज करके इतने से पॉइंट में डिस्क्राइब कर देना, ये वासिफ अली वासिफ है। बेशक ऐसे ही ऐसे। अभी जैसा आपने जिक्र किया ना कि नया कलाम और नई जिद्दत, तो मेरे एक दोस्त है, तो उनसे मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने फिर हमदे बारी ताला मुझे लिख के दी। तो वो सूरह फातिहा का तर्जुमा है, उर्दू तर्जुमा। वाह, अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर पेश करता हूँ। है कि हसीब साहब, बिस्मिल्लाह। परवरदिगार आलम तू लाइके सना है, परवरदिगार आलम तू लाइके सना है, रहमान जात तेरी, रहमत तेरी अदा है,
परवरदिगार आलम तू लाइके सना है, यौमे जजा के मालिक हम तुझको पूजते हैं, यौमे जजा के मालिक हम तुझको पूजते हैं, हम तेरी ही इलाही अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, हम तेरी ही इलाही इमदाद ढूंढते हैं, परवरदिगार आलम तू लाइके सना है। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। यही वो बात है जो मैं करने की कोशिश कर रही थी कि आप इस इंटेंसिटी को फील करें। अल्फाज भी बाज़ुकात आप बहुत सारी जगहों पर सुनते हैं, लेकिन उसे इस खूबसूरती से बयान करना कि अगले बंदे के दिल में वो बात उतर जाए, यही वो तरीका है सूफी कलाम को पढ़ने का, गाने का, जो कि हर कोई इतनी आसानी से नहीं कर सकता। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की महफिल में एक दफ़ा मैं मौजूद था, बच्चा था मैं, तो उन्होंने मुझे एक नात दी कि बेटा ये तुमने पढ़नी है नात। तो तब मैं 96 to 98 है मेरा मैथ्स कॉम का सेशन। अच्छा। तो उधर मैंने उसको कलाम को तैयार करना था, हमारा जो ना बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा था, एक इस्तकबालिया था। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा ये नात है। अब मैंने उसकी अदायगी की तो उन्होंने कहा बेटा मुझे इतनी जल्दी नहीं है, तुमने तो बड़ी स्पीड पकड़ ली है, यहाँ से नहीं पढ़ना, ये बाद में होगा, पहले यहाँ से पढ़ो, अंदर से। तो बात आपकी ठीक है, जब तक आप खुद फील नहीं करते अपने ऊपर। हसीब साहब जानते हैं माशाल्लाह, हमारे सीनियर्स भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, इस हवाले से ये गवाही देंगे, जब तक कोई भी चीज़ हो, एक्टिंग हो या कोई कलाम हो या नात हो, किरत इवन, जब आप अपने उसको फील करके नहीं करेंगे उसमें वो चाशनी पैदा ही नहीं होगी। क्या बात है। और ये वो ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं, ये बता सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हम लोगों से बहुत ज्यादा है। अब आजकल के यंगस्टर्स गाते भी हैं, और कोई भी आप शोबा ले ले तो एडवांस तरीके से, एडवांस इक्विपमेंट के साथ मार्केट में हर बंदा मौजूद है। वो आप मौसीकी की बात करें, अदाकारी की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो जो नया टैलेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है, उन्हें किस तरह की गाइडलाइन की जरूरत है, या किस तरह से बेहतरी की जानिब, या आप यूं समझे कि कोई भी आप काम करें, वो अदाकारी कर रहे हैं, मौसीकी कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव मुआशरे के लिए आप क्या कर सकते हैं थ्रू दैट फील्ड, ये भी बहुत ज्यादा एक जरूरी अमल है। तो यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए, इनसे टिप्स लेंगे, सजेशन लेंगे, एक छोटी सी ब्रेक भी लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। होप सो कि आपने अपने दिन का आगाज बहुत अच्छे से किया होगा। चूंकि ये ट्यूसडे है तो देखिए जी, एक दिन गुजर भी गया, कल वीक शुरू हुआ था, एक दिन गुजर गया, और ऐसे ही पूरा हफ्ता गुजर जाएगा, ऐसे दिन गुजरते चले जाएंगे, फिर महीने गुजरेंगे, और ये साल भी मुकम्मल हो जाएगा जैसे 2020 मुकम्मल हो गया। हमें लगता था कि गुजरेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। तो वक्त की सबसे खूबसूरत बात है, ये अच्छा हो या बुरा हो, ये गुजर जाता है, और ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी इंटेंसिटी को समझने की कोशिश नहीं करते। कल के प्रोग्राम का आगाज इस नोट पर मैंने किया था कि वक्त गुजर जाता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपने उसको गुजारना कैसे है ये मैटर करता है। सबकी ख्वाहिशात होती हैं, हम एम्बिशियस लोग हैं, हमारी भी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, बहुत सारे अज़ाइम हैं, बहुत सारे मकासद हैं। उन तक पहुंचने के लिए जो इन बिटवीन का टाइम होता है, इसको अच्छे से गुजारने की कोशिश करें। डिपेंड्स अपॉन यू कि मायूसी के साथ गुजारते हैं, अजियत में गुजारते हैं, या खुश होकर गुजारते हैं। तो ये इंतजार जो है इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश किया करें। प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमिक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात कीजिए तो सारा अटैलियर का ये आउटफिट है, इंस्टाग्राम पर आपको अवेलेबल होगा, और सारा के सारे ड्रेसेस बहुत ही इंटेलेक्चुअल से होते हैं, बड़े अच्छे से होते हैं, मुझे बड़े सोफिस्टिकेटेड से लगते हैं, सारे डिजाइन और कट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इनको इंस्टाग्राम पर विजिट
कर सकते हैं, और फिजिकल आउटलेट जो है वो इनकी एम्पोरियम मॉल में है, इनको वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। सो प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सी चीजों को, और एक सेगमेंट जो हमने कुछ दिन पहले लॉन्च किया आईने पाकिस्तान का, तो ये एक ऐसा सेगमेंट है मेरे पूरे प्रोग्राम का जो कि मैं एम्फसाइज करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि बचपन में हमें 14 नकात भी पढ़ाए जाते थे माशरत उलूम में, और बहुत सारी चीजें हमें पढ़ाई जाती थी। आपको याद होगा, अब तो हंसी आ रही होगी ये बात सुन के स्क्रीन के उस तरफ, क्योंकि अब वो चीजें उस तरह से हमें पढ़ाई नहीं जाती। तो आईने पाकिस्तान का हमें पता होना चाहिए। आज के आईने पाकिस्तान में जिस चीज को मैं एम्फसाइज करने की कोशिश करूंगी, मुस्लिम ममालिक से हमारे ताल्लुकात जो है वो सवार होने चाहिए। उसके अलावा बैनुल-अक़वामी अमन के फरोग के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, OIC की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, तो ये जब भी जिक्र आते हैं मुस्लिम कंट्री के यूनाइट होने के, तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है, कश्मीर। हमारे जहन में आता है कि हमारा वो मसला जो मैं चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में अल्लाह हमें ये मौजज़ा दिखाए कि हम भी कश्मीर की आज़ादी को एंजॉय कर सके, देख सके। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें ज़रूरत होती है बैनुल-अक़वामी ताउन की, जिन पर हमें ज़रूरत होती है तमाम मुस्लिम कंट्रीज एक साथ एक पॉइंट पर आकर खड़े हों, और मुसलमान ही मुसलमान की इंटेंसिटी को, उसकी बात को समझ सकता है। तो जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अस्तवार होने चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान के कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ साथ एज ए इंडिविजुअल भी हमें अहम किरदार अदा करना है। इसकी अशद जरूरत भी है कि हमारे मुस्लिम कंट्रीज में या पूरी दुनिया में जहां पर मुसलमान भाई बहन हैं, हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे होने चाहिए। ये आईने पाकिस्तान की एक शिक है जिसे फॉलो करना चाहिए, या एटलीस्ट जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये आज के अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने आपके आईने पाकिस्तान डिस्कस किया। एक टोटका जो हम डिस्कस करते हैं वो जरा प्रोग्राम के एंड के लिए रख देते हैं। कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं इस हवाले से। एक बहुत खूबसूरत कलाम जो बहुत हिट गया है, तो सर आप उसके बारे में पहले कुछ शेयर करें, फिर मैं जरा नाज़रीन को दिखाती हूँ कि वो है क्या। अच्छा, वो मैं अफजल आजिज साहब मेरे बड़े मोहतरम, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, वो चूंकि उन्होंने पहले गाने लिखे हैं सारे जो ना, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा अफजल साहब मेरा प्रोग्राम अब ये है, बचपन से मैंने पढ़ी है नात, 5 साल की उम्र से मैं शुरू हुआ, ये सफ़र चलता चलता 2015 में रब्बाना बैंड लॉन्च किया हमने। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे लिए सूफ़ी कलाम लिखें। वो सराय किया, उन्होंने कहा यार मैं तो सारी उम्र गाने लिखे ने, तो मेरा तो शोभा ही नहीं गा। मैंने कहा मेरी अर्ज है, आप लिखें, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। तो फिर वो आपके सामने है। उसमें फिर किया मैंने, मेरी थोड़ी सी ये कोई जद्दोजहद कह लें, कोशिश है थोड़ी सी, वो ये है कि उन्होंने मुझे एक स्ट्रक्चर दे दिया, बोल फकीरा बोल वे तू बोल फकीरा। उसके स्टार्ट में फिर जो है ना वो मियाँ मोहम्मद बख्श उनका शेर है, जितन जितन हर कोई खेडे हारन खेड फकीरा, जितन दामुल कौडी पैंदा हारन दामुल हीरा, बोल फकीरा बोल वे तू बोल फकीरा। वो एडम मैंने किया। फिर उसमें वारिस शाह सरकार हक सच दी गल ना करे कोई, तो इस तरह करके फिर इस कलाम को हमने बनाया, और असद चौहान है उसने ये फिर कंपोजिशन की इसकी, तो फिर हमने इसको। तो ये जो इम्तिजाज हुआ बहुत सारी चीजों का, वो किस तरह से नजर आता है, हैव अ लुक। ऑल और टीम और जितने लोगों ने देखा है, इतनी उस इंटेंसिटी को मैंने फील किया है। सर आप क्या कमेंट करें? सुभान अल्लाह, बिल्कुल किसमें दूसरी राय हो ही नहीं सकती जी, कि पूरा मगन होकर हमने ये देखा है कि जी जो कुछ बता रहे हैं ये उससे भी काफी बहुत आगे है। और जो बात वो कर रहे हैं लिरिक्स के अलावा, आपने ये चीज नोट की है कि जब चीजों का इम्तिजाज खूबसूरत होता है तो वो चीज निकल कर सामने आती है। हमने साथ साथ इस चीज को कीप इन माइंड भी रखा है आपके बैंड ने, कि हमने जरा आजकल की जो एडवांसमेंट है, जो लोग म्यूजिक को पसंद करते हैं, पॉप म्यूजिक को पसंद करते हैं, उसको भी आपने इसका टच डालने की कोशिश की है ताकि लोगों को वो चीज क्लिक करे। हाँ जी, ऐसे ही है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इसको कोई शॉर्टकट अंदाज में अगर पेश करूं, तो चूंकि कहते हैं ना मेरी आवाज ही पहचान है, तो उस हवाले से ये है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप
आप हमारे नहीं होते। सुभान क्या बात ये है, निकाह करम की बात है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ। जिंदाबाद। ये अच्छा आपको पता है हम लोग जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो मैं प्रोग्राम में तो चलिए इस चीज को डिस्कस करती हूँ बिकॉज वी हैव टू प्रिटेंड, हमें यहाँ बैठना होता है, बड़े कंसाइज करके अच्छे से टू द पॉइंट अल्फाज को आप तक पहुंचाना होता है। लेकिन आम जिंदगी में अगर आप इन चीजों को महसूस करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला एक है, वही सब कुछ करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी अमली जिंदगी में इसको खातिर खा उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम परेशान भी होते हैं, हम मायूस भी होते हैं, हम अल्लाह के नाम लेके काम शुरू भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस तजब्जुब का शिकार रहते हैं मुसलसल कि हमारा काम होगा या नहीं। हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं लेकिन उस यकीन को अपनी पर्सनालिटी के अंदर क्यों हम अयान नहीं कर पाते, क्यों हमें नजर नहीं आता कि हम एक काम शुरू करें और अल्लाह हमारी मदद क्यों ना करे, क्यों ना करे, वो अल्लाह है। अल्लाह अपने बंदों का यकीन कभी नहीं तोड़ता बशर्त ये कि आप उस पर यकीन पुख्ता करें कि वही मेरी मदद करने वाला है और वही सब कुछ करने वाला है। तो ये थॉट जब अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें, इसका बहुत मजा है। मतलब आप इस चीज को फील करने की कोशिश करें कि मेरे सारे काम अल्लाह ने करने हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता, अजर अल्लाह की जात में देना है। अच्छा आप इंसानों के साथ करें, अजर आपको अल्लाह देगा। तो ये पुख्ता करें जरा अपना ईमान, चीजें बेहतर से बेहतरीन पर होती चली जाएंगी। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, एक वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। वैसे नजर नहीं आता। मेरी हाँ, जानी बढ़कर तो देख, अनायात की हद ना कर दूं तो कहना, मेरा होकर तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना कर दूं तो कहना। खुदा कह रहा है, छोटी सी बात अगर मान ले तो और क्या चाहिए, में क्या बात है, जरूरत ही नहीं कहीं और जाने की, कहीं और जाने की। सुभान लेकिन अल्लाह। देखिए फिर भी मैंने इसको इसलिए पॉइंट आउट किया अपने प्रोग्राम में कि आप ये चीज देखते हैं, यंगस्टर्स की अगर बात की जाए, हमारे इर्द गिर्द बड़ों की भी बात की जाए, बूढ़ों की भी बात की जाए, तो आजकल हर किसी में ये मायूसी परेशानी का अंसर बड़ा अया नजर आता है। हाँ। हम लोग बड़े परेशान हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, अल्लाह नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम लोगों से खौफजदा भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। इसका सबसे बड़ी वजह आपको आजकल के मुआशरे में क्या लगता हमारे ईमान की कमजोरी, है? ईमान की कमजोरी, हमारी तरबियत का असर है। अगर में सही तरबियत दे दी जाए, इस्लामी तरबियत दी जाए और अरबी को लाजमी करार दिया जाए तमाम मज़ामीन में, उन्हें पता हो कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं हम क्या वादा करके आए हैं, हम क्या गुफ्तगू खुदा ताला से करके आए हैं। जब इन बातों की आप आ जाएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। आप सिर्फ नमाज शुरू कर दें तर्जुमे के साथ, आपको पता हो तो वही आपको राह रास्त पर लेके आएगा और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा हसीब साहब, आप तरबियत की बात कर रहे हैं तो तरबियत में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्टिंग भी करें, एक तो तरबियत आपको अपने घर से मिलती है, माशरे में कैसे उठना बैठना है, और एक इस्लाम आपको तरबियत देता है कि आपने किस तरह से बिहेव करना है बीइंग अ मुस्लिम। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं, मार्केट में निकलते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कोई फन सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपकी तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यंगस्टर्स किस हद तक आपको लगता है कि इस चीज पर यकीन रखते हैं? अब पहले का टैलेंट और था, वो नजर आता था स्क्रीन पे, अब आजकल बच्चों में टैलेंट कम है, बाकी एक्स्ट्रा चीजें जो है वो ज्यादा है। आप में थोड़ा सा एटीट्यूड ले लें, आप थोड़ा सा टैलेंट कम है लेकिन आप में अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, स्टैंडर्ड है, तो आपको लगता है कि आप कैश कर सकते हैं। आप टैलेंट डिफरेंस कितना देख रहे हैं उस जमाने में और इस असल जमाने में में? बात यह है कि हमें जो है ना जी माजी अच्छा लगता है। मेरे दादा कहते थे कि हमारा दौर बहुत अच्छा था, मेरे वालिद कहते थे कि यार जो हमने दौर देखा है वो आज नहीं ऐसे है। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ जो दौर हमने देखा है बेटा वो नहीं है। मेरे बच्चे अपनी औलाद से कहेंगे जो दौर हमने देखा है बेटा वो आपने दौर नहीं क्या हो रहा देखा। है? दौर बदतर हो रहा है, बेहतर हो रहा है? तब्दीलियां आ रही हैं, वक्त के साथ साथ मामला चेंज हो रहे हैं। आप आज से कुछ 50 साल पहले देख लीजिए, वो कहते हैं कि आज से 100 साल पहले का इंसान मरा हुआ दोबारा जिंदा हो जाए तो तरक्की देख के खौफ से दोबारा मर जाए। हाय, yes. अब मतलब तरक्कियां उस वक्त भी हुई हैं। आप शाही किला देख लें, आप हरम मीनार देख लें, आप बना सकते हैं ऐसा, मकबरा जंगीर देख लें, आज दावे करते हैं। ऐसी मोहब्बत ही नहीं है तो बनाने क्या है? मोहब्बत ही वैसी नहीं है। बस सीधी सी बात है जी कि वो जब हर ईंट रखते तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते थे। जब मोहब्बत थी और उसमें वो उनकी नीयत थी, जो सबसे बड़ी बात है, नीयत से वो काम करते थे कि अगर 8 घंटे लगाने हैं तो पूरे 8 घंटे। यहाँ बिस्तरी लगे हो, खाना खाने के लिए जाएंगे, 1.5 घंटे के बाद आ जाएंगे, और यहाँ पर बरकत ही कोई नहीं है सारी। मामला तो अच्छे अब भी हैं, ये नहीं है कि टोटल मुआशरा खराब है, अच्छे लोग हैं, लेकिन कहीं कमी वाक़या होती जा रही है। उनका ध्यान और उनकी टेंशन और उनके मामला थोड़ा सा और कन्वर्ट हो गए। रवैयों की अगर बात की जाए, मुआशरती इक़दार की अगर बात की जाए, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं, पस्ती की तरफ जा रहे हैं, बुलंदी पर जाने की बजाय। आप जिक्र कर रहे हैं एडवांसमेंट की, इक्विपमेंट की, तरक्की की, टेक्नोलॉजी की, 21st सेंचुरी की, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें हर चीजें क्लिक पर मिल जाती है। लेकिन टैलेंट के एतबार से क्या लगता है आपको, लोगों में कितना टैलेंट है, कितनी जुस्तजू है? टैलेंट है, टैलेंट है। मेरा बेटा है जमाल पाशा,
میرے پاس صرف اینک والا جن کا تجربہ ہے کہ میں نے وہ 25-30 سال کی ہے. وہ مکمل طور پہ اس نے ایم فل کیا ہے, فلم ٹی وی سیکھ کر آیا ہے. اس کو پتا ہے ڈائریکشن کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ کہانی کیا ہے, لائٹنگ کیا ہے, میں نے ایکٹنگ کیا ہے. وہ مجھ سے زیادہ آگے ہے اور وہ پڑھ کر آیا. اور اس وقت آپ بھی دیکھیں, آپ کی ہر کلاس میں 180 بچے موجود ہیں جو کہ یہ سیکھ رہے ہیں, میس کمیونیکیشن سیکھ رہے ہیں, فلم سیکھ رہے ہیں, ٹی وی سیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں میں جرنلزم ہمارے دور میں بہت کم تھا, بلکہ وہ تو تھا کہ 16 جماعتیں ہم سنا کرتے تھے, بس 16 جماعتیں پاس کر لو, یہ ہائیسٹ آپ کی کوالیفیکیشن ہے. اب تو اس کی کتنی راہیں نکل آئی ہوئی ہیں. جب اتنی راہیں نکلیں گی آپ کی ایجوکیشن کی تو اس میں پھر نظریات اور ذہن بھی چینج ہوں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آج کا بچہ ایڈوانس ہے, تیز ہے. میں اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ اب اعلان کروں کہ آئیے بھی کوئی اچھا اسکرپٹ لے کر آئیں, اچھا ایکٹر لے کر آئیں, تو ایک نہیں درجنوں جو ہے نا فنکار بھی میرے پاس آ جاتے ہیں اور لکھنے والے بھی آ جاتے ہیں. ان کو تلاش تھوڑی کرنی چاہیے, مواقع دینے چاہیے, پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کی ہے. پلیٹ فارم بڑا میٹر کرتا ہے. میرے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم, جسے میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ میری سلطنت ہے اور میں اس کی بادشاہ ہوں اور میں اپنے لوگوں کو ڈرائیو کرتی ہوں, یہ موقع خاص طور پر صرف آپ کے لیے ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے. جو لوگ یہ لیم ایکسکیوز دیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اپورچونٹی نہیں ملی, موقع نہیں ملا, ایسا نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کی ڈیفرنٹ تھاٹ ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے آپ کی مختلف, تو آپ اسی سوچ کے تحت اگر چلیں تو آپ ٹرینڈ سیٹر بن جاتے ہیں. یہ تو آج کل زیادہ آسان ہے کہ اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا تو کوئی ایسی چیز لانچ کرے جو کسی نے نہ کی ہو. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ایک ہی موبائل فون, وہی آپ کا کیمرہ ہے, اسی کے آپ ڈائریکٹر ہیں, اسی کے آپ پروڈیوسر ہیں, خود ہی آپ نے ایڈٹ کرنی ہے, خود ہی آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے, خود ہی پہلے آپ اس کے ویور بھی ہیں اور خود ہی آگے سے آپ نے اس کو پروموٹ بھی کرنا ہے. تو آج کل تو ون مین آرمی والا کام چل رہا ہے سارا, اور آپ اتنا اچھے سے کریں. لیکن اس کے باوجود بھی تربیت کی ہم بات کریں تو اگر موسیقی کے خاص طور پر بات کی جائے تو اس کے لیے ریاض بڑا ضروری ہوتا ہے, سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا گاتے ہیں, ہر نوعیت کی چیز گاتے ہیں, صوفی کلام بھی اور باقی جو بھی آپ کے ساز ہوتے ہیں. سکھانے کے اعتبار سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کس طرح سے ان کو ٹرین کرتے ہیں؟ میں ایز اے ٹیچر تو میں ابھی کوئی میرا ایسا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے, مطلب زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے. کہنے کا مطلب میرا یہ تھا. ہاں, اپنے بیٹے کو میں کروا رہا ہوں تو جتنا مجھے پتا ہے. لیکن میں ابھی چونکہ بات چل رہی تھی, آپ کی بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں, حسیب صاحب نے بڑا خوبصورت انداز سے سمجھایا سارا. میرا بیٹا مجھ سے بہت آگے ہے, ایسے ہی ہے اپنے مینٹل لیول کے اعتبار سے. میں بات یہ ہے کہ موبائل میں جو بہت ساری چیزیں ہیں, سارا میوزک اس میں, سارا کچھ بہت ساری چیزیں ہیں, انفارمیشن بھرا پڑا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مجھ سے پوچھتا ہوں یار اگر اس طرح کریں تو کیا ہوگا, تو وہ مجھے اسی وقت ایپ کر کے اور کہے گا یہ پاپا یہ لے لیں. مجھے نہیں پتا, یقین کریں, honestly I'm saying کہ مجھے نئی چیزوں کا پتا, اس کو مجھ سے بہت زیادہ پتا ہے. تو حسیب صاحب کی بات ہی ہے کہ یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا کہ ٹیکنالوجی اگر آئی ہے تو بچے دیکھیں جو گزر گیا, ایڈوانسمنٹ اگر آئی ہے تو ذہن, بچوں کے ذہن بھی اسی اعتبار سے سیٹلڈ ہو گئے ہیں. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ پرانا دور جو ہے نا وہ تو تھا, اب بچے کچھ نہیں, ان کو پتہ نہیں. جیسے جیسے دور گزرتا ہے تو ویسے ویسے تبدیلیاں آتی ہیں, ذہن چینج ہوتے ہیں, اسی اعتبار سے بچے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. اچھا دیکھیے, تبدیلی آ رہی ہے, وقت چینج ہو رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ذمہ داری نا ہمارے والدین کی بھی عائد ہوتی ہے. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ان کے سامنے مسلسل یہ کہتے رہے کہ نہیں ساڈا دور چنگا سی, اور دو اینجو سی, مطلب آپ کو اپنے زمانے کے, اپنے بچوں کے زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا. آپ کو اندر تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ لے کر آنی پڑے گی. ہاں وہ دور بہت اچھا تھا, لیکن اس دور کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر آپ بہترین تر بنا سکتے ہیں. اب تو آسائشیں زیادہ ہیں, اب تو خوبصورتی زیادہ ہے, اب تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو گئی ہیں, ٹیکنیکلٹیز اتنی زیادہ آ گئی ہیں, ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ آ گئی ہیں, تو اس وقت کو بھی اچھا بنایا جا سکتا ہے. ہم اس زمانے میں ریجڈ نہیں ہو سکتے, سٹک نہیں ہو سکتے ہم اس زمانے میں. والدین کو تھوڑی سی سوالے سے فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی, بچوں کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا. حسیب صاحب اس پر کیا کامنٹ کریں گے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں چلیں گے, انہیں یہ بتاتے رہیں گے نہیں زکوٹا والا جن نہیں دیکھنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے نیٹ فلکس نہیں دیکھنا, تو کیسے چلیں گے بچے؟ نکال کے دکھاتے ہیں بچے. میرا پوتا ہے 6 سال کا, کئی چیزیں ٹک ٹاک میں آ جاتی, میں کہتا ہوں اس کو بند کرو یار, یہ کیسے, تو مجھے بند کرنا نہیں آتا. وہ پکڑے گا اس کو, کوئی چیز تلاش کرنی ہو اس نے وہاں سے اس کو نکال لینا ہے. ہمیں ابھی بھی ہم صرف فون سننے تک ہیں اور فون کرنے تک محدود ہیں, لیکن وہ بچے اتنے ایکسپرٹ ہیں, مطلب اس سے چھوٹی ایک ہے وہ 2-2.5 سال کی, اس کو بھی دے دے. میں نے تو دیکھا ہے یہ اپنا فیس بک پہ کہ 6 ماہ کے بچے جو رو رہے ہیں, ٹانگیں مار رہے ہیں, ماں نے آگے کیا ہے موبائل اور اس نے ہنسنا شروع کر دیا. یہ ایسا جادو ہے, جادو ہے یہ. وہ دیکھتے ہیں سارے پروگرام نکال کے دیکھتے ہیں بچے. جاتے جاتے دیکھنے والوں کو آپ کو بہت چاہنے والے ہیں, آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. ریویل تو آپ نے کر دیا کہ آپ دوبارہ سے اسکرین پہ آ رہے ہیں, اب تمام فینس کو کیا پیغام دیں گے؟
सो ये कहेंगे कि शॉर्टकट न ढूंढें, हाय गुड मेहनत करें Good जिस one. तरह से हमने मेहनत की है। अगर मैं आज हम हूं, जादूगर हूं, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो शॉर्टकट न ढूंढें, बड़ों का एहतराम करें। हम आज भी अपने बड़ों के घुटनों को हाथ लगा के, पाँव को हाथ लगा के स्टेज पर जाते हैं, बावुजू होकर जाते हैं। इन छोटी छोटी बातों पर ख्याल कर लें तो इंशाअल्लाह वो भी आने वाले वक्त के हम हूं जादूगर होंगे। That's good. Thank you so much for being here, both of you. आपकी भी अल्लाह ताला ये रब्बाना सूफी कलाम जिसके पीछे थॉट बहुत पॉजिटिव है, बहुत पाक थॉट है, अल्लाह पाक तरक्की दे। और ये चीज़ें आपके लिए लॉन्च की जाती हैं, आपको हंसाने के लिए, आपको एंटरटेनमेंट देने के लिए और आपको बताने के लिए कि ज़िंदगी को इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। तो ये बात जो उन्होंने की, मैं उसको सेकंड करना चाहती हूँ सीफ साहब की बात को, कि इस पॉइंट पर जिंदगी को कंक्लूड कर लें, आप आज ही कर लें कि जिंदगी में हर चीज़ जो आप शुरू करते हैं आप ये सोचें कि आपने शुरू क्यों की थी। मुस्तकिल मिजाजी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपने कोई काम शुरू कर दिया है ना तो उसको आपने एंड तक पहुंचाना है, वो आपने ही करना है, वो कोई और नहीं कर सकता। ग्रेजुअली जिंदगी में मकसद की जानिब बढ़ते चले जाएं, मायूसी को अपने इर्द गिर्द ना आने दें। आज का टोटका जो प्रोग्राम में जाते जाते मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बच्चों का बहुत बड़ा मसला ये कि दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और आजकल कैविटीज बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए एक आम सा टोटका ये कि आप चॉकलेट खाएं, इट्स ओके, ढेर सारी खाएं, मीठा खाएं, इट्स ओके, ढेर सारा खाएं, कोई मसला नहीं है। मतलब आप सोच रहे होंगे सोहा क्या कह रही है, मीठा खाएं भी और बच्चों को भी खिलाएं। उसके बाद आपने करना क्या है, रोटी का एक निवाला लेना है और आपने उसको चबा लेना है। उससे आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, मतलब आपको कैविटीज नहीं होंगी। तो बच्चों में और बड़ों में भी ये हैबिट डेवलप करने की कोशिश करें कि जो भी मीठा आप खा रहे हैं और उसे खाएं, लेकिन उसके बाद रोटी का एक निवाला एक ऐसा टोटका है कि जिसको मुंह में डालेंगे, चबाएंगे तो वो पूरा सर्कल होगा, तो कैविटीज से आपके दांत बच सकेंगे। तो इसी नोट पे आज के प्रोग्राम को करते हैं कंक्लूड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। और कल के लिए और आज के लिए मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।